तो राजीव जेटली, दक्षिण बड़ी चुनौती है और 400 पार दक्षिण के बिना मुमकिन नहीं, और इसीलिए 19 दिन 5 राज्य और 7 दिन दक्षिण को समर्पित। दक्षिण भारत का एक हिस्सा है। दक्षिण भारत के अंदर भी अंत्योदय है, उत्तर भारत में भी अंत्योदय है, ईस्टर्न भारत में भी अंत्योदय है, वेस्टर्न भारत में भी अंत्योदय है। अंत्योदय का मतलब अंतिम व्यक्ति, अंत्योदय का मतलब हर जरूरतमंद जिसका अधिकार उनके दरवाजे पे पहुंचना चाहिए। अंत्योदय का मतलब वो उम्मीद जो एक गरीब व्यक्ति देश के प्रधानमंत्री की तरफ देख करके जगाता है, और अगर उसकी उम्मीद प्रधानमंत्री की तरफ जो जगाता है वो पूरी हो जाती है तो वो कहीं ना कहीं उसका जड़ाव भारतीय जनता पार्टी के साथ हो जाता है। मैं मानता हूं कि चुनौतियां रही हैं दक्षिण भारत के अंदर, लैंग्वेज के आधार पर चुनौती रही है। मैं मानता हूं कि धार्मिक रूप से भी लोगों को बरगलाया जाता है वहां जाकर के। कई बार इस तरीके के नारे भी दिए जाते हैं कि हम आप जैसे ही हैं किसी धर्म विशेष को लेकर के। लेकिन हमारे लिए चुनौती बड़ी ये होती है क्योंकि हम हर व्यक्ति को भारतीय समझते हैं। हम हर व्यक्ति के अंदर एक ऐसा व्यक्ति देखते हैं जो, जैसा देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जातियां अगर कोई है तो अमीरी और गरीबी की है, महिलाओं की है, युवाओं की है। और अगर हमने इन जातियों के आधार पर देश में राजनीति करी तो मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में आपको दक्षिण, उत्तर, पश्चिम और पूरब नहीं बोलना पड़ेगा। नहीं, आपको अभी भारत तक ही तो बोलना पड़ेगा। स्थितियां बीजेपी लेकिन के अब आप लिए देखिएगा दक्षिण भारत में मुफीद नहीं है ना राजीव, ये तो मान रहे हैं आप अभी तक के ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से। देखिए, हमारी कर्नाटका की परफॉर्मेंस लोकसभा के अंदर बहुत बेहतर है। हमारी कर्नाटका की जिस तरीके का झुकाव भारतीय जनता पार्टी के प्रति तेलंगाना में देखने को मिल रहा है, और जो तमिलनाडु, जैसे आपने देखा प्रधानमंत्री जी ने यही इनिशिएटिव लिया कि तमिल संगम हमने वाराणसी के अंदर करवाया। पहले प्रधानमंत्री हैं देश के जो ये बोलते हुए नजर आ रहे हैं, मोदी जी, अगर वो नॉर्थ के अंदर भी कोई रैली करते हैं, कोई मीटिंग करते हैं, कोई सभा करते हैं और बच्चों के साथ भी इंटरेक्ट करते हैं तो वो बोलते हैं कि आपको तमिल सीखनी चाहिए। और अगर साउथ के अंदर जाकर के बोले कि आपको दूसरी भाषाएं सीखनी चाहिए तो सबसे सोचिए इस गैप को खत्म करने का बीड़ा किसने उठाया है, जो हमारा क्षेत्र और भाषा के आधार पर इस देश के अंदर लगभग 70 सालों से चलता हुआ आ रहा था। लेकिन राजीव, हमें पूरी उम्मीद है कि दक्षिण भारत बढ़िया स्थिति में है, 25 सीटें आपके पास हैं, लेकिन कर्नाटक में अभी हालिया चुनाव में चौथाई से भी कम सीटें आपकी रह गई। 224 की विधानसभा 65 पर आप आकर टिक गए। तेलंगाना में भी पुरजोर कोशिशें की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां भी प्रचार किया, तेलंगाना में सरकार नहीं बनी आपकी। तो इस समय दक्षिण में विधानसभा वार भी अगर मैं देखूं, मैंने आपसे तो सुपड़ा साफ है बीजेपी का। नहीं, देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कर्नाटका भी दक्षिण भारत का एक हिस्सा है। कर्नाटका के अंदर हमने बेहतर प्रदर्शन किया। मैंने आपसे बोला कि कुछ चुनौतियां हमारे दक्षिण भारत में रही हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूं इस बात को लेकर के, लेकिन मैंने आप वही बताया आपको कि कुछ चुनौतियां रही हैं। लेकिन जब से हमने जातियां निर्धारित कर ली इस देश के जरूरतमंद की, तब से वो दूरियां कम होती चली जा रही हैं। और दक्षिण भारत के प्रति जो देश के प्रधानमंत्री का प्रेम और अपनी जो डिलीवरी उन्होंने दक्षिण भारत के अंत्योदय में दिखाई है, वो कहीं ना कहीं आपको वोट में परिवर्तित होता हुआ नजर आएगा। देखिए, आज डिबेट किस बात पे की जा रही है, आप इस बात को सोचिए। आप ये कह रहे हैं कि 400 प्लस का नारा आपने दिया है, तो ये कल्पना कभी इस देश में नहीं की जा सकती थी कि एक राजनीतिक पार्टी जो तीसरे टर्म में चुनाव लड़ेगी और हर बार अपनी सीटों को बढ़ा करके बताएगी। आप छोटा सा एग्जांपल ये है कि 2014 के अंदर दलित वोट जो हमें पड़ा भारतीय जनता पार्टी को, वो 24% पड़ा। 2019 के अंदर आकर वो 34% हो गया। हर राजनीतिक पार्टी का आप देखिए ग्राफ, तो उसमें जो भी वोटर होता है जो आपको एक बार वोट करता, अगली बार उसके अंदर गिरावट आती है। यह अकेली एकमात्र पार्टी है भारतीय जनता पार्टी जिसके अंदर वोटों के अंदर उछाल आता है। हर बार हमारी लोकसभा की सीटें बढ़ती हैं, और जिस तरीके से हमारी सीटें बढ़ती चली जा रही हैं, उसी तरीके से देखिएगा कि इस बार हम 400 प्लस का नारा आपको सार्थक करके दिखाएंगे। हाँ, दक्षिण भारत भी जानता है कि मेरी जरूरतों के बीच में कोई राजनीतिक पार्टी मुझे, ठीक है, आप कह रहे हैं सीटें बढ़ती हैं भारतीय जनता पार्टी की, तो लोकसभा में बढ़ रही हैं, लेकिन विधानसभाओं में अलग भी स्थिति है। खैर, लेकिन उस पर नहीं जाती हूं मैं। और मैं ये पूछ रही हूं कि दक्षिण भारत में 131 में ग्राफ को अगर 29 से बढ़ाना है तो राम नाम का सहारा लेना पड़ेगा, भगवान राम को नॉर्थ से उत्तर से दक्षिण ले जाना पड़ेगा। ये आसरा है बीजेपी का।
भगवान राम तो पूरे भारत के अंदर हैं। भारत के, हाँ, ये भगवान राम तो पूरे भारत के अंदर हैं। वो तमिलनाडु में भी हैं, कर्नाटका में भी हैं, केरल में भी हैं, आंध्रा में भी हैं, तेलंगाना में भी हैं, कर्नाटका में भी हैं। अब ये सोचिए, भगवान राम को भाषा के रूप में, अगर धर्म के रूप में इन राजनीतिक पार्टियों ने बांटने की कोशिश करी, तो इनकी कोशिश का ही नतीजा था जो इनकी आज वहां पर कहीं ना कहीं छोटी मोटी प्रेजेंस है। अगर ये बांटने का काम ना किया होता तो मुझे लगता है इनका वहां से भी सुपड़ा साफ हो जाता। लेकिन हमने भगवान राम एक ही हैं, एक ही हैं, उनको किसी भी रूप में पूजा जाए, किसी भी भाषा में किसी भी भाषा में पूजा जाए, प्रभु राम के प्रति अपना प्रेम अगर तमिलनाडु की जनता जता रही है तो इसमें किसी को क्या तकलीफ हो सकती है, इस बात का अंदाजा लेकिन राजीव जेटली, क्या इस बात का, राजीव जेटली, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी नहीं, भाई दक्षिण में जो 7 राज्य मैंने गिनाए, आंध्र है, केरल है, तेलंगाना है, तमिलनाडु है, और इसके अलावा कौन सा राज्य बचा? तमिलनाडु, केरल, आंध्र, तेलंगाना, पुडुचेरी, लक्षद्वीप और कर्नाटका। यहां पर विधानसभा में कहीं सरकारें नहीं आपकी पुडुचेरी को छोड़कर। क्यों इतनी मुश्किल स्थिति में है? मेरी आप गरिमा जी थोड़ा सा पीछे जाके देखें, मैंने इसकी वजह बताई आपको। कर्नाटका के अंदर भी देखिए, अगर कोई राजनीतिक पार्टी खुले रूप से धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश करे, धार्मिक रूप से तुष्टीकरण की राजनीति करे, उनका पोलराइजेशन करके अपना वोट हासिल करे, तो कहीं ना कहीं राम भक्तों के ऊपर तो चोट लगी वहां पर भी। और राम भक्त कश्मीर के हों, कन्याकुमारी के हों, तमिलनाडु के हों, आंध्रा के हों, कहीं के भी हों, वो इस बात का एहसास करने लग पड़े हैं। और मैं आपको राम भक्त की जब बात बता रहा हूं तो मैं 140 करोड़ देशवासियों की बात कर रहा हूं। हाँ। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि 22 जनवरी को 140 करोड़ देशवासी अपने घरों के बाहर दीपक जलाएं। वो अलग बात है कि कुछ राजनीतिक पार्टियों ने आप ही के मुख्यमंत्री भागीदारी ना बात करते हैं देने का काम, वो 80-20 के फ्रैक्शन की भी बात करते हैं। देश के प्रधानमंत्री ने 140 करोड़ लोगों से आह्वान किया है, अपील किया और हाथ जोड़ करके निवेदन किया है, हाथ जोड़ करके निवेदन किया है। 2 बातें हैं। पहली बात ये कि हर किसी को अपनी आस्था प्रकट करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। वो अलग बात है कि कांग्रेस पार्टी ने अपने नेताओं की स्वतंत्रता छीन करके उनको गुलामी की जिंदगी जीने के लिए मजबूर किया है। लेकिन भगवान राम के प्रति प्रेम के साथ साथ हमें अंतिम कतार में खड़े अंतिम व्यक्ति का प्रेम भी चाहिए। नहीं तो विकास ले जाते हैं आप उत्तर से राजीव जेटली, जब हम उनके अधिकार उनके दरवाजे पर पहुंचाते, आंकड़े लेकर जाते। क्योंकि धर्मनिरपेक्ष देश में धर्म को इस तरीके से प्रचारित करना या धर्म के नाम पर इस तरीके से आप 80-20 सीधे सीधे खुले तौर पर कहते हैं, तो ये खैर मैं जस्टिफाई नहीं कर सकती। लेकिन अब दक्षिण पर आते हैं। अलका